नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथासिस में आपका स्वागत है। आइए आज हम सभी इस सीरीज के पार्ट टू में बीएचयू एंट्रेंस 2020 जो अगस्त में एग्जाम हुई थी उसके पार्ट टू में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 50 तक जितनी जल्दी हो सके इसको हम लोग सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप पार्ट वन को नहीं देखे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे जाके पहले उस वीडियोज को ध्यान से देख लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 16 जो आया था वो ये आया था, द हॉर्सन स्टडीज कंडक्टेड ऑन वर्कर्स इन ए प्लांट वाज बाई, मतलब हॉर्सन एक्सपेरिमेंट जो है वो वर्कर्स के ऊपर किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो आपको बता दें ये जो है वो एल्टन मेयो के द्वारा कंडक्ट किया गया था। कहाँ कंडक्ट किया गया था? तो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इन शिकागो में इसको कंडक्ट किया गया था, जहाँ पे सिक्स फीमेल वर्कर्स के साथ इसको कंडक्ट किया गया था। तो अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखते हैं, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओ एंड एम स्टैंड्स फॉर। दोस्तों जहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया तो ओ का मतलब तो ऑर्गेनाइजेशन होगा, इतना फिक्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे है कि एम जो है वो कंफ्यूज करने के लिए मॉनिटरिंग और मेथड दिया हुआ है। तो यहाँ पे एम का मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेथड होता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका 4 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड लोकपाल बिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन पार्लियामेंट। तो लोकपाल बिल जो है वो पहली बार इंडियन पार्लियामेंट में किसके शासनकाल में? एल एम सिंघवी के शासनकाल में, जो 1963 में प्रधानमंत्री बने थे, उनके शासनकाल में पारित हुआ था, जो लोकसभा से तो पास हो गया था लेकिन वो राज्यसभा में फेल हो गया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो आया था वो ये था, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी वॉज डेवलप्ड इनिशियली बाय। तो हम लोग को ये पता है कि हेजेमनी का जो कॉन्सेप्ट है वो एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा डेवलप किया गया, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, नियो मार्क्सिस्ट कहते हैं। और ये बताते हैं वो कि सिर्फ इकोनॉमिक डोमिनेशन ही नहीं होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, बल्कि साथ साथ में कल्चरल डोमिनेशन भी होता है, ऐसे उन्होंने बात की। तो अब है क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिविल सोसाइटी वर्सेस पॉलिटिकल सोसाइटी डिस्कोर्सेस इन रिफ्लेक्टेड इन द राइटिंग ऑफ, मतलब किसके राइटिंग्स में, किसके लेखन में सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी के बीच में विमर्श की बात की गई है। तो ये इंडियन थिंकर्स पार्था चटर्जी जो है उनकी किताबों में इस तरह की बातें की गई थी। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो देश और वहाँ के जो शासक हैं उससे रिलेटेड आया था। जैसे श्रीलंका के जो राष्ट्रपति वो गोडबया राजपक्षे हैं, नेपाल केपी शर्मा ओली हैं, म्यांमार आंग सान सूकी है, और बांग्लादेश की कौन है? शेख हसीना है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए शेख अमीना लिख दिया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22 ये आया था, वेन वॉज जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो हम लोगों को ये पता है कि नेहरू जो है वो पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1929 में बने थे। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, एसेहटन कमेटी 1944 ऑफ इंग्लैंड इज रिलेटेड विथ। दोस्तों एसेहटन कमेटी जो इंग्लैंड में बनाई गई थी वो ट्रेनिंग को लेकर बनाई गई थी, और एक बात कही गई थी कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे नौकरशाह हैं, उनको जितनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी वो उतने अच्छे से अपने कार्यों का क्रियान्वयन कर सकेंगे। तो इस तरह से इसका जो मुख्यतः ये है वो ट्रेनिंग से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द 4 गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों हम लोग को ये पता है कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें मुख्यतः जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उससे 4 चीज़ें जो है वो अलग बनाती है। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? रिलेवेंस, वैल्यू, चेंज और इक्विटी। तो ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, चेंज दिया हुआ है, रिलेवेंस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इक्विटी की बात नहीं किया गया है, और उसके जगह पे लिबर्टी कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो लिबर्टी होगा, चूंकि लिबर्टी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 25, फिलिबस्टरिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इन द यूएस। दोस्तों यूएस में जहाँ से हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया गया है, वहाँ पे एक व्यवस्था है फिलिबस्टरिंग का। फिलिबस्टरिंग में ये कहा गया है कि वहाँ के जो भी सीनेटर्स हैं वो खुल के जितना मन कहे वो अपना भाषण दे सकते हैं। तो वहाँ पे जो मुख्यतः आपको पता होगा, जानकर आश्चर्य होगा कि जो रिकॉर्ड है वो 24 घंटे लगातार
एक सीनेटर्स का भाषण देने का है। तो यहाँ पे जो फिलिबस्टरिंग का कॉन्सेप्ट है वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी से है। आपको बता दें जानकारी के लिए, जो स्पॉइल सिस्टम की जो व्यवस्था है वो भी अमेरिका से ही रिलेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वही है, हु कैटेगराइज ह्यूमन एक्शन एज सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। दोस्तों हम लोग जब जेएस मिल को पढ़ते हैं तो उनके राइटिंग्स में, जैसे उनकी बहुत सारी फेमस राइटिंग्स हैं, जैसे ऑन लिबर्टी है, सब्जेक्शन टू वुमेन है, ये सब राइटिंग्स में मिलती है कि जो लिबर्टी की बात करते हैं तो वो सेल्फ रिगार्डिंग वर्क्स और अदर रिगार्डिंग वर्क्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जे स्मिल इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, हु इज़ द पायोनियर ऑफ जनरल सिस्टम अप्रोच इन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। दोस्तों पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की बात करें तो इसमें जो मुख्यतः है वो मॉर्टन कपलान तो नहीं होंगे, क्योंकि मॉर्टन कपलान जो है वो आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन में सिस्टम थ्योरी का यूज करते हैं। जीए आलमंड जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच देते हैं। तो यहाँ पे लुडविग वॉन बर्टनलिफी जो है, जिन्होंने जनरल सिस्टम थ्योरी एक पुस्तक लिखी थी 1968 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने जनरल सिस्टम अप्रोच की बात की थी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये है, विभिन्न which theory of power is based on principle of sharing among different groups and associations। तो डिफरेंट ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस के बीच में जो पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं वो जो बहुलवादी विचारक होते हैं वो करते हैं। तो बहुलवादी विचारक में हम लोग को देखने को मेनली मिलता है वो रॉबर्ट डहल जो है वो मुख्यतः इसमें अपनी बात कहते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध फेमस पुस्तक है ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने प्लूरिस्टिक बात की है। मतलब वो बताते हैं कि जो हमारी देश की जो पावर होती है वो किसी एक हाथों में निहित ना होकर वो विभिन्न छोटे छोटे समूहों में निहित होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो ये आया था, द इमीडिएट काउज फॉर द स्टार्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। दोस्तों हम लोगों को पता है कि जो असहयोग आंदोलन है वो महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम में चलाई गई थी, लेकिन इसका जो मुख्य वजह था वो बहुत सारा था, लेकिन वो सभी में से जो सबसे मेन था, जो सबसे बर्निंग था, वो ये था 13 अप्रैल 1919 में एक कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके वजह से गांधी जी को ये तुरंत कदम उठाना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जलियांवाला बाग मैसेकर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का इसमें से कौन सा एक फेमस कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो बक पुशिंग ये है, चेन गैगिंग ये भी है, फिर एक है बैंड वैगनिंग, दूसरों की गाड़ी की सवारी जिसको बोलते हैं वो भी है, लेकिन नॉन अलाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बैलेंस ऑफ पावर यानी कि शक्ति के संतुलन की व्यवस्था में नहीं आता है। तो इसलिए ऑप्शन इसका 3 राइट आंसर होगा। इसके बाद है, द क्राउन इन यूके इज, यानी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड जो है वहाँ पे जो क्राउन है वो मुख्यतः क्या है? दोस्तों आपको बता दें कि जो ब्रिटेन है वहाँ पे 2 प्रमुख शासक तौर पर होते हैं। एक जो परंपरागत चली आ रहे हैं मुकुट क्राउन, यानी कि वहाँ के जो राजा या महारानी एलिजाबेथ का नाम आपने सुना होगा, और एक जो है वो अभी प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो मुकुट होते हैं, मुकुट यानी कि जो मुकुट धारण करते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 1 सही है। इसके बाद जो 32 है वो ये है, विच वन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। दोस्तों हम लोगों को पता है कि ऑस्टिन जो है, जॉन ऑस्टिन, वो एक अद्वैत यानी कि वो ऐसी सॉवरेनिटी की प्रोपोंडर हैं जो बताते हैं कि कमांड इज द रूल, मतलब शासक का आदेश ही कानून है। मतलब वो एक के हाथों में समस्त शक्ति रखना चाहते हैं। तो इसमें से कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो उस शासक का नहीं है, उस शासक से रिलेटेड नहीं है। तो पहला जो है एब्सोल्यूट, हाँ बिल्कुल उनका शासक जो होता है वो एब्सोल्यूट होता है। फिर है एलाइनेबल, मतलब दे वो अपना शक्ति दूसरों को बांटते चलता हो, नहीं ये बिल्कुल नहीं है। फिर है परमानेंट, क्या शासक परमानेंट होता है ऑस्टिन का? बिल्कुल होता है। डिटर्मिनेट, निश्चित, बिल्कुल निश्चित होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 2 सही होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में ये बात की गई है, एट विच प्लेस कांग्रेस वर्किंग कमिटी इन मेट इन 1942 एंड पास द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। दोस्तों हम लोग को पता है कि
क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरुआत की गई थी, जहाँ पे गांधी जी करो या मरो का नारा दिए थे। तो हम लोग ये देखते हैं सूरत अधिवेशन तो ये 1907 में हुआ था, बॉम्बे अधिवेशन जो है वो 1985 में हुआ था, जो वर्धा अधिवेशन हुआ था वो 1942 में हुआ था, जहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन का डिसीजन लिया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन 3 होगा सही। अब है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या है, हु सेड पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज एब्सोल्यूट डर्ट इवन इवर टू बी सन, मतलब कौन इसमें से हैं जो धर्म के बिना राजनीति पूर्ण गंदगी है जिससे बचना चाहिए, कौन है जो बताते हैं कि धर्म और राजनीति का मिलन होना आवश्यक है। तो जब हम लोग महात्मा गांधी को पढ़ते हैं तो वो जो है वो धर्म और राजनीति को एक दूसरे से मिलाने की बात करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही होगा। इसके बाद है विच ऑफ द इलेक्शन इज नॉट कंडक्टेड अंडर सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ दिया जाता है दोस्तों। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मेनली कौन से इलेक्शन करवाते हैं, वो राष्ट्रपति का एमएलए का एमपी का इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन जो हमारे लोकल बॉडीज जो होते हैं, जैसे पंचायत होता है, मेयर होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्यूनसिपालिटी होता है, ये सारे का जो चुनाव होता है वो मुख्यतः जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर करवाते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा तो इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे होंगे जो भी क्वेश्चंस हैं वो मॉडरेट लेवल के हैं। अगर आप थोड़े से अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है, इसलिए आप रेगुलर प्रिपरेशन करते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। हु एडवोकेटेड थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी वाई इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई का जो कॉन्सेप्ट है वो डगलस एमसी ग्रेगर देते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, हु डिफाइंड द सिविल सर्विसेज एज प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स परमानेंट पेड एंड स्किल्ड। तो ये जो बात है कि सिविल सेवा अधिकारियों को एक पेशेवर निकाय, अस्थायी, भुगतान एवं कुशल के रूप में परिभाषित कौन किया, तो ये जो है हमको हर्बर्ट फाइनर के लेखन में मिलता है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, प्लेटोज कम्युनिज्म एड्रेस्ड। जो हम लोग देखते हैं कि प्लेटो को जो पढ़ते हैं उनकी फेमस पुस्तक जो है वो रिपब्लिक है, और प्लेटो जो अरिस्तु के गुरु हुए और सुकरात के शिष्य हुए, उन्होंने अपनी जो आदर्श राज्य का निर्माण किया उसमें उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन होगा वो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कुछ दोस्तों कि क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के हैं, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मैच द फॉलोइंग से एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये था थिंकर्स था और उसके कॉन्सेप्ट को बताना था। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लूथर गुलिक हैं, फ्रेडरिक टेलर हैं, हर्बर्ट साइमन है और F.W. रिक्स हैं, फ्रेडरिक W. रिक्स हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि लूथर गुलिक का जो कॉन्सेप्ट है वो 4P है, साइंटिफिक मैनेजमेंट तो नहीं है, बाउंड्री रेशनलिटी भी नहीं है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी भी नहीं है। फिर फ्रेडरिक मतलब 1 का A होगा। दूसरा फ्रेडरिक टेलर जो है उनका जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट से है। हर्बर्ट साइमन जो है उनका रिलेशन बाउंडेड रेशनलिटी से है, और प्रिज्मेटिक सोसाइटी कॉन्सेप्ट जो है वो F.W. रिक्स देते हैं। इसलिए 1 का A, 2 का B, 3 का C और 4 का D, यानी कि यहाँ पे हमको ऑप्शन 1 सही दिख रहा है, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, हु रोट अबाउट मैनेजेरियल रेवोल्यूशन। तो मैनेजेरियल रेवोल्यूशन की जो बात है वो कौन करते हैं, जेम्स बर्नहम करते हैं। तो जेम्स बर्नहम के राइटिंग में हम लोगों को मैनेजेरियल रेवोल्यूशन की बात देखने को मिलती है। तो इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन टर्म्स ऑफ इमेजिन्ड कम्युनिटी वॉज गिवन बाई। तो काल्पनिक समुदायों के संदर्भ में राष्ट्रवाद का विचार जो है वो किसके लेखक में मिलता है, लेखन में, वो बेनेडिक्ट एंडरसन के लेखन में हम लोगों को मिलता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है दोस्तों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, ये है द थ्योरी ऑफ एलिट फाउंड नो प्लेस इन द राइटिंग्स ऑफ। दोस्तों हम लोगों को पता है एलिटिस्ट थ्योरी जो होते हैं, अभिजन वर्ग, ये बात करते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में कुछ ऐसे खास लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं, एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास देश की सारी शक्ति केंद्रित होती है, और वो जो है एक मास बड़े लोगों पर वो अपना आधिपत्य, अपना शासन चलाते हैं। तो ये देखते हैं जैसे पैरेटो है, मुस्का है, रॉबर्ट माइकल्स हैं, ये सारे अभिजन सिद्धांत से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे है
माइकल्स, मिल्स, पैरेटो, रूसो। तो रूसो जो है, रूसो का जो है वो रिलेशन एलिट के साथ नहीं है। रूसो जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। रूसो जो है वो इनकी फेमस पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उस ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें जो है रूसो सही आंसर होगा, क्योंकि रूसो जो है वो अभिजन सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, हु चैंपियन आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की इन पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों में कुलीन तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन कौन किए थे। तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जो है वो हम लोगों को रॉबर्ट माइकल्स के राइटिंग में मिलती है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछता है, सर्कुलेशन ऑफ एलिट का कॉन्सेप्ट किसने दिया। सर्कुलेशन ऑफ एलिट का जो कॉन्सेप्ट है वो पैरेटो से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोसीजर फॉलोड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, प्रोसीजर, वो क्या किया जाता है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया जाता है। जो रूल ऑफ लॉ है वो कहाँ का है, वो ब्रिटेन का है। और जो इंडिया का है वो क्या है, वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। तो ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, कंफ्यूज भी लोग इसमें बहुत सारे गलतियां कर देते हैं। तो इसलिए जो अमेरिकन सिस्टम में होता है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसका सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, हु डिस्टिंग्विश जेनेफोबिक नेशनलिज्म फ्रॉम कल्चरल नेशनलिज्म। दोस्तों अगर आपको जेनोफोबिक का मतलब पता होगा तो आप इसका आंसर अवश्य रूप से कर पाएंगे। जेनोफोबिक का मतलब होता है ए हेट्रेड ऑफ फॉरेन पीपल और कल्चर, मतलब वैसे लोग जो फॉरेन पीपल से डरते हों, तो उनकी बात है। तो यहाँ पे कल्चरल नेशनलिज्म और जेनोफोबिक नेशनलिज्म के बीच में क्या अंतर होगी, तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेन पीपल से डर से संबंधित कुछ बात होगी, यानी कि ए फियर ऑफ हेट्रेड ऑफ फॉरेनर्स, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, ये है हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी। डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी यानी विकासात्मक अधिकारी तंत्र की जो बात है वो जोसेफ ला पालम्बोरा में देखने को मिलती है हमें। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन वो कौन सा है, मैच द फॉलोइंग एक आया था कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित लीडर से आया था क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें तो आप थोड़े से कॉन्सेप्ट को अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए इसमें ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो है वो ऑब्वियस सी बात है हैरी एस ट्रूमैन से होगा, यानी 2 का सी होगा। अब है मार्शल प्लान जो है वो जॉर्ज मार्शल से होगा, यानी कि 2 का हमारा सी और 3 का बी, 2 का सी एंड 3 का बी, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 एंड 4। अब है जो न्यू डील प्रोग्राम है वो किसके द्वारा दिया गया, अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाइएगा। ये न्यू डील जो प्रोग्राम है वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा 1933 से 1939 के बीच में अमेरिका में शुरू की गई थी। तो ये ऑप्शन 4 जो ऑप्शन 4 है, 4 का होगा ए, यानी कि आपका ये ऑप्शन नंबर 4 का सही है यहाँ पे। अब है क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सिंगल चैम्बर्ड लेजिस्लेचर। दोस्तों हम लोगों को पता है कि जहाँ पे ऑथोरिटेरियन रूल होता है, जहाँ पे टोटलिटेरियन रूल होता है, यानी जहाँ पे सर्वसत्तावादी की बात आता है, तो वहाँ पे हमें सिंगल चैम्बर्ड लेजिस्लेचर देखने को मिलती है। तो अमेरिका में देखते हैं यहाँ पे भी 2 चैम्बर है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। इंडिया में भी 2 चैम्बर है, हमारा लोकसभा और राज्यसभा। फ्रांस में भी 2 चैम्बर है, लेकिन चाइना में हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक ही है वहाँ पे एक ही संसद है। तो इसलिए इसका जो सिंगल चैम्बर लेजिस्लेचर की जो बात है वो चाइना से रिलेटेड है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो चाइना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय। दोस्तों होम रूल लीग मूवमेंट जो इंडिया में हुआ था वो मुख्यतः एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था होम रूल मूवमेंट, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 4 सही होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 50 वो ये है, who among the following was not the key पार्टिसिपेंट इन कैबिनेट मिशन प्लान। तो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था उसमें से इसमें कौन शामिल नहीं है। तो कैबिनेट मिशन में हम लोग को 3 मेनली लोग देखने को मिलते हैं, वो थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। लेकिन लॉर्ड बेवल जो है वो हमें इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। तो दोस्तों आप जिस तरह से देखिए कि क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जैसा कि जेएनयू डीयू में पूछा जाता है, क्वेश्चंस बहुत मॉडरेट लेवल के हैं। तो आप
पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चंस को सबको कलेक्ट करके और उसको सबको एक बार बना लीजिए, साथ में जो हाईलाइटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको पढ़ लीजिए, आसानी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने पार्ट 2 में आज क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व किया। अब हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।